इंसानों की पेट की भूख 10-20 रुपए में पूरी हो जाती है, पर अब जिस्म की भूख भी 10-10 में पूरी हो जाती है इन रेड लाइट एरियाज में। रेड लाइट एरिया जिसे बदनाम गली भी कहा जाता है, ये बदनाम नहीं हुई है औरतों की वजह से, ये बदनाम हुई है लोगों की वजह से, क्योंकि यहाँ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग सप्लाई, किडनैपिंग एंड रेप्स खुलेआम होते आ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि सरकार या पुलिस को कुछ पता नहीं है, सबको सब पता है। इनफैक्ट कई जगह की लोकल पुलिस तो उनका साथ देती है, इसलिए नहीं कि उनको पैसा मिलता है, जबकि मेन रीजन है डर। और ये डर ही है जो इन लड़कियों को इस काम में घसीटता है। यहाँ एक भी लड़की ऐसी नहीं है जो अपनी मर्जी से आई हो। इन सबको यहाँ लाया जाता है गरीब जगह से उठाकर या खरीद कर, और इन लड़कियों को तो डायरेक्ट इनके परिवारों से खरीदा जाता है, वो भी कम उम्र में। सबसे ज्यादा बच्चे जो लाए मतलब खरीदे जाते हैं वो बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश जैसी स्टेट से होते हैं, जहाँ लोग बेरोजगारी और कम पढ़े लिखे होने के कारण गरीबी से जूझ रहे हैं। और इससे भी ज्यादा लड़कियां आती है वेस्ट बंगाल और नेपाल से, मतलब इंटरनेशनली भी लड़कियों को इन काम में घसीटा जाता है। कई बार खुद परिवार अपनी बेटियों को 50,000 से 2 लाख में बेच देते हैं, जहाँ उन्हें झूठ बोला जाता है कि जॉब मिलेगी, शादी होगी या घर का कर्जा उतर जाएगा। असलियत में वो बच्ची ब्रॉथल्स, फैक्ट्रीज और चाइल्ड मैरिज का शिकार बन जाती है। भाई ब्रॉथल्स का मतलब पता है? ऐसी जगह जहाँ जिस्मों को बेचा जाता है, जिसे हिंदी में कोठा बोलते हैं। और ये शब्द तुम आगे भी सुनने वाले हो, इसलिए याद कर लो। इन बच्चों को दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, जयपुर और चेन्नई जैसी शहरों में ले जाया जाता है, और फिर तुम जानते ही हो कि क्या होता है। रेड लाइट एरिया का सिस्टम इंडिया में इतना खराब है जिसको मैं तो क्या एक वीडियो में कोई भी नहीं समझा सकता, कोई भी नहीं। इंडिया के हर स्टेट में कम से कम एक रेड लाइट एरिया है, और सबसे बड़े और मशहूर रेड लाइट एरिया में कोलकाता नंबर टॉप पर आता है। और ये इंडिया के साथ साथ एशिया का लार्जेस्ट रेड लाइट एरिया है, जहाँ 10,000 से लेकर 16,000 तक सेक्स वर्कर काम करती है। और यहाँ कई सब ब्रॉथल्स अपना काम करते हैं, या यूं कह लो कि अपना रैकेट चलाते हैं। फिर इसके बाद आता है मुंबई का कमाटीपुरा, जो पहले इंडिया का सबसे बड़ा रेड लाइट जोन था, जहां एक टाइम पर 40,000 से भी ज्यादा सेक्स वर्कर काम करती है। बट डेवलपमेंट की वजह से ये नंबर 2,000 से भी कम रह गया, या यूं कह लो इनमें से काफी सेक्स वर्कर ऑनलाइन शिफ्ट हो गए। तीसरा सबसे फेमस दिल्ली का जीबी रोड, यानी गास्टिन बासियन रोड। जीबी रोड में लगभग 90 ब्रॉथल्स है, मतलब 90 कोठे हैं जो चलती मार्केट के ऊपर के फ्लोर्स पे चलते हैं। और यहाँ 3,000 से 5,000 तक सेक्स वर्कर काम करती है। अगर तुमको भी लगता है कि जीबी रोड में सिर्फ सेक्स वर्कर होती है जो अपने जिस्म के बदले पैसे चार्ज करती है और अपना घर चलाती है, तो तुम गलत हो। इसकी सच्चाई का बस ये 10% है, 90% मैं दिखाऊंगा तुमको, और असली डेटा पे बात करूंगा, क्योंकि मुझको हवा में बात करना पसंद नहीं है। इस रेड लाइट एरिया के मनी मेकिंग सिस्टम मतलब रेड लाइट बिजनेस में टोटल 7 लोग इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट इज ब्रोथल ओनर, जिन्हें मैडम भी बोलते हैं, और ये लोग ब्रोथल यानी कोठा चलाते हैं। सेक्स वर्कर इन मैडम्स के अंडर काम करती है या रेंट पे कमरा लेती है। कुछ मैडम्स पहले खुद सेक्स वर्कर होती है, और जब पावर में आ जाती है तब कोठा चलाती है। सेकंड इज ट्रैफिकर्स यानी एजेंट्स, या देसी भाषा में बोलो तो दलाल। ये लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मेन मिडलमैन होते हैं, या यूं कह लो कोटे के बिजनेस का अहम हिस्सा होते हैं। थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कस्टमर्स यानी आम पब्लिक, जिसकी वजह से कोठा चलता है। लोगों की जिस्म की भूख की डिमांड इन्हीं से जनरेट होती है, और यहाँ हर लेवल के लोग आते हैं, चाहे स्टूडेंट हो, वर्कर हो, बिजनेसमैन हो, इनफैक्ट पॉलिटिशियन तक इस डिमांड चेन का हिस्सा होते हैं। फोर्थ है लोकल माफिया यानी क्रिमिनल गैंग्स। रेड लाइट एरियाज लोकल गैंग्स के कंट्रोल में होते हैं। ये लोग मैडमों से हफ्ता वसूली करते हैं या फिर कब्जा रखते हैं। कुछ जगह ड्रग्स और इलीगल एक्टिविटीज भी इस नेटवर्क के थ्रू चलती है, चाहे वो सस्ता नमक की सप्लाई हो या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो। पांचवा करप्ट पुलिस, या यूं कह लो ऑफिशियल्स। कुछ केसेस में लोकल पुलिस या ऑफिशियल पैसे लेकर इन एरियाज को चलाने देते हैं। रेड्स होती है, लेकिन हर बार सेटिंग की वजह से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। छठा है लैंडलॉर्ड एंड प्रॉपर्टी डीलर्स, जो लोग ब्रॉथल बिल्डिंग्स रेंट पे देते हैं या फिर इलीगली एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। ऐसे लोग भी चुप रहकर काम करते हैं। कुछ जगह ये लोग कोठी की रियलिटी जानते हुए प्रॉपर्टी देते हैं, क्योंकि पैसा इनके जमीर से बड़ा है। सातवां है एनजीओ एंड सोशल वर्कर। इनका रोल सेक्स वर्कर्स को राइट देने, अवेयरनेस बढ़ाने और बचाने में होता है, पर ये लोग कोठे वालों से मिले होते हैं और ब्लैक का पैसा व्हाइट करने में लगे होते हैं। क्योंकि रेड लाइट एरिया का स्ट्रक्चर इतना गहरा है कि कोई एनजीओ सच में हेल्प करना भी चाहे तो उसे मिस इन्फॉर्मेशन या पैसा देकर गुमराह कर दिया जाता है। इस इंडस्ट्री में बस एक ही चीज है जिसके पीछे सब अपने एथिक्स और इंसानियत को छोड़ के भाग रहे हैं, और वो है पैसा। और ये पैसा किस किस तरह से आता है वो मैं बताता हूँ। ये जो रेड लाइट एरियाज है वो बदनाम बिल्डिंग्स या गलियां नहीं होती, ये पूरा एक इकोसिस्टम है जहाँ हर कोई किसी न किसी तरीके से पैसा कमा रहा होता है। मतलब ये पूरा बिजनेस सिर्फ सेक्स वर्क का नहीं है भाई, ये एक फैक्ट्री है जहाँ हर लेवल पे पैसा बनाया जा रहा है। सबसे नीचे वो
वो लड़की है जो मजबूरी में यहाँ पहुंचती है, उसके ऊपर मैडम, ट्रैफिकर, हफ्ता लेने वाला और जो इंक्लूडेड है वो सब कमा रहे हैं। लेकिन उस लड़की का क्या जिसकी लाइफ परमानेंट अंधेरों में चली जाती है। एग्जाम्पल से बताता हूँ, कोलकाता का सोनागाछी जो एशिया का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया है, जहाँ 11,000 से ज्यादा सेक्स वर्कर काम करती है अक्रॉस 1200 ब्रोथल के अंडर में, और वहाँ एक एवरेज सेक्स वर्कर 6 से 7 क्लाइंट डेली लेती है, जहाँ आधा पैसा या तो ब्रोथल के रेंट में चला जाता है या फिर मैडम ले लेती है। और इतना सब करने के बाद भी एक सेक्स वर्कर 15 से 20 हजार मुश्किल से कमा पाती है, और कम एज की लड़कियां 5 से 10 हजार ही कमा पाती है। आज ये फीमेल वर्कर 100-200 में भी क्लाइंट लेने को रेडी है ताकि इनको 2 वक्त का खाना मिल सके। एंड चाइल्ड अब्यूज, चाइल्ड रेप यहाँ इतना कॉमन है कि किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। अब तुम सोच रहे होगे कि जब लाइफ में इतनी खराबी है तो ये लड़कियां भाग क्यों नहीं जाती, पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं करती, या फिर यही सब काम करना है तो अकेले इंडिपेंडेंट होकर क्यों नहीं करती, क्यों फालतू में मैडम के डर में जीती है। सेम क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी आए थे। फिर मैंने और रिसर्च करी तो मुझे पता चला कि इन लड़कियों को 13 से 14 साल की उम्र में यहाँ पे लाया जाता है, और ये इतने बुरे बैकग्राउंड से बिलोंग करती है कि इनको फ्रीडम का मतलब ही नहीं पता। और जिनको यहाँ पर 3-4 साल हो गए हैं, सही गलत की समझ आ गई है, वो अपनी मजबूरी की वजह से यहाँ पर है। इन लड़कियों को बहुत कम एज में ऑक्सीटॉक्सिन देना शुरू कर दिया जाता है, वो भी 16 साल की उम्र में। इनको प्रेग्नेंट करके इनके बच्चों को इससे अलग कर दिया जाता है, और फिर उसी टॉर्चर के साथ इनको रखा जाता है जब तक ये पैसा कमा कर दे रही है या फिर जब तक ये जिंदा है। फिर उसके बाद इनको एक कोठे से दूसरे कोठे में भेज दिया जाता है क्योंकि डिमांड कम हो जाती है। और जिस बच्चे को अलग कर दिया जाता है उसके साथ क्या होता है ये किसी को भी नहीं पता, या फिर वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का हिस्सा बन जाता है, भगवान ही जाने। पर इतने सीरियस सिचुएशन को भी बॉलीवुड ने ग्लैमर से भर दिया। हीरा मंडी, गंगूबाई जैसी मूवीज में लोगों ने कई लव स्टोरी का एंगल घुसा दिया, पैसों की गड्डियां, पॉलिटिक्स, और बाद में गंगूबाई को ही हीरो बना दिया। नेनु गंगूबाई, प्रेसिडेंट कमाटीपुरा। अरे रियल में वो औरत कोठा चलाती थी, वहाँ कोई भी लड़की अपनी खुशी से नहीं। और रही बात पावर की, तो कोठों में पावर डर से बनती है, रिस्पेक्ट से नहीं। फिल्मों में कोठों को महलों की तरह दिखाया जाता है, और सेक्स वर्कर की लाइफ जैसे वो बहुत ज्यादा लालची, मतलबी और अमीर है। बट इन रियल लाइफ वो 16 से 26 साल की लड़की है जिनकी बॉडी को यूज किया जाता है सिर्फ पैसों के लिए, बस। और ये कोठे, बदनाम गलियां, ये अचानक से नहीं बनी। जब अंग्रेज नाम की बीमारी आई थी इंडिया में, तब उन्होंने इन जगहों को गंदा और रेड लाइट जोन बना दिया। उनकी फौज के लिए उन्होंने हर बड़े आर्मी बेस के पास रेड लाइट एरियाज बनवाने शुरू किए, जैसे कमाटीपुरा मुंबई में, सोनागाछी कोलकाता में, और जीबी रोड दिल्ली में। इन एरियाज का बेसिक मकसद था कि उनके सोल्जर्स को सर्विसेज मिलती रहे और बीमारियां कंट्रोल में रहे। उन्होंने कॉन्टेजियस डिजीज एक्ट जैसा कानून पास किया, जहाँ सिर्फ वुमेन सेक्स वर्कर को हर वीक मेडिकल चेकअप के लिए फोर्स किया जाता था। अगर किसी औरत में बीमारियां मिलती तो उसे जेल या डिटेंशन होम भेज दिया जाता। पर आदमियों के लिए कोई रूल नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, लड़कियां उनके लिए सिर्फ ऑब्जेक्ट थी। ये सब काफी सिस्टमेटिकली प्लान किया गया था। रेड लाइट एरियाज को सिटी के कोने में रखा गया था, जैसे एक गटर को रखा जाता है हर सोसाइटी के कोने में। और जब 1800 से 1900 में बंगाल अकाल, सूखा और वॉर हो गया तो लाखों लोग बेरोजगार हो गए। गरीब फैमिलीज, खासकर सिंगल मदर, विडोज और छोटी लड़कियों को सेक्स वर्क के काम में धकेल दिया गया, क्योंकि ना तो उनके पास कोई बैकअप प्लान था, न नौकरी, न घर और न डिग्री। उस समय कई जमींदार, लोकल एजेंट्स, ब्रिटिश ऑफिशियल इन कोर्टों से पैसा कमा रहे थे, कुछ तो डायरेक्ट ट्रैफिकिंग नेटवर्क भी चला रहे थे। तो कहने को रेड लाइट एरिया एक इलीगल जोन था, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने ही उसे डिजाइन, कंट्रोल और नॉर्मलाइज किया, और ये आज लीगल जोन में आता है तब तक जब तक कोई लड़की की खबर इसमें ना आई हो। ये वैसे भी बॉलीवुड की पुरानी आदत है, ब्रेन वॉश मतलब अवेयरनेस की मूवी बनाना बॉलीवुड की पुरानी आदत है। बाकी मुझे कोई कोर्ट कचहरी का सीन नहीं चाहिए, तो तुम लोग इतने समझदार तो हो कि समझ गए होगे। ये सब तो वो है जो तुमको दिखाई दे रहा सालों से, पर ऑनलाइन बदनाम गली सुनी है? नहीं सुनी। ये बब्बल, लिंडर, ये तो है, और क्या है, बस फर्क इनके क्लास का है। रेड लाइट एरियाज पर तुमको गरीब औरतें मिलेगी, और ऑनलाइन डेटिंग ऐप्स पर तुमको अमीर औरतें मिलेगी, जिनके कपड़े छोटे और स्टैंडर्ड बहुत ऊंचे होते हैं। अब यह कमेंट में मुझे बोलने मत लगना कि भाई वुमेन राइट्स, भाई तुम उनके कपड़ों को क्या बोल रहे हो। भाई मैं बताता हूँ, फर्क होता है क्लास का। अब अगर तुम्हें अभी भी यकीन नहीं है कि इन कामों से लोग रिच भी होते हैं, तो यहाँ मैं 2 वीडियो लगा रहा हूँ, खुद देख लो कि एक दुनिया में कितनी दुनिया बनी हुई है। जय श्री राम।